डिग्निटी कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर मैं ऋषि साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। कल के क्लास में मैंने आप सभी को देसी व्यापार के बारे में बताया था। देसी व्यापार के आशय, देसी व्यापार के विशेषताएं व देसी व्यापार के प्रकार बताए थे। आज उसके आगे का क्लास हम लेने जा रहे हैं, जो कि देसी व्यापार के आशय, विशेषताएं व प्रकार हो गए हैं। अब उसके आगे का क्लास है क्रय की गतिविधियां, मतलब व्यापारिक सौदे की गतिविधियां कि क्या क्या गतिविधियां होती है, किस तरीके से व्यक्ति माल खरीदता है, व्यापारी माल खरीदता है, और किस तरीके से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है। ये लेन देन की सारी प्रक्रिया क्या होती है, आज इसके बारे में मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग व्यापारिक सौदे की गतिविधि। व्यापारिक सौदे की गतिविधि कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधि है जो एक व्यापारी को माल बेचने व दूसरे व्यापारी को माल खरीदने या उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में कौन कौन से व्यापारिक सौदे की गतिविधियां होती है जो सहायक सिद्ध होती है। आज इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो सबसे पहला होता है पूछताछ। पहले मैं पॉइंट वाइज सब लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप सभी को समझाऊंगा कि क्या क्या कौन सा मद का क्या अर्थ होता है, क्या विशेषताएं उसकी होती है। मैं ये सब डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले एक बार मैं इसको पॉइंट वाइज लिख देता हूं, आप इसे देख लीजिए। पहला होता है पूछताछ, दूसरा पूछताछ का उत्तर, जिसे हम निरक पत्र भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है माल के लिए आदेश देना। चौथा आदेश की पूर्ति। पांचवा होता है व्यापारिक पूछताछ व संदर्भ। छठवां होता है माल संग्रह व पैकिंग आदि। जगह कम पड़ने के कारण मैं इस बार यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इससे। तो आइए देखते हैं सातवां है माल भेजना। आठवां है बीजक तैयार करना। और नौवां है सूचना देना। 10वां है माल की सुपुर्दगी लेना।  पहला है पूछताछ, दूसरा है पूछताछ का उत्तर। पूछताछ, एक व्यक्ति जब एक व्यापारी क्रेता माल के संदर्भ में पूछताछ करता है, तो दूसरा जो विक्रेता होता है उस पूछताछ के संदर्भ में जो उसको उत्तर देता है, निरक पत्र देता है, वो उसके संदर्भ में दूसरा होता है। तीसरी प्रक्रिया होती है माल के लिए आदेश देना। अगर व्यापारी, तीसरा जो क्रेता होता है, अगर उसको उसकी पूछताछ के उत्तर से अगर वो खुश होता है, अगर उससे संतुष्ट होता है कि हाँ उपयुक्त वस्तु है, उपयुक्त सही है, तो वो उसके लिए आदेश देता है माल के लिए। और चौथा है आदेश की पूर्ति। वो
एक विक्रेता देखता है कि वो जो आदेश मिला है क्या उसके पास वो माल उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल है, खाली है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका संदर्भ वो उसे दे सकता है कि मेरे पास ये माल इतने मात्रा में है या फिर नहीं है। तो आदेश की पूर्ति की जितना माल का आदेश मिलता है वो उसके पास उपस्थित है या नहीं है। चौथा है व्यापारिक पूछताछ व संदर्भ। जब एक विक्रेता हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका माल नगद बिके, लेकिन फिर भी आधुनिक युग में क्या होता है कि आधुनिक युग में उधार माल और उधार विक्रय और नगद विक्रय दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उधार विक्रय में तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि व्यापारी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि वो इस उधार जो माल क्रय कर रहा है वो उसे एक निश्चित समय पे भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसके संदर्भ में क्या करता है, एक विक्रेता कई तरीकों से, तमाम तरीकों से उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने में जुटा रहता है। और अगला क्या होता है, माल संग्रह व पैकिंग करना। अगर वह इस संदर्भ से खुश हो जाता है तो उसे प्रसन्न हो जाता है, उसे संतुष्ट हो जाता है कि हाँ क्रेता उसके दिए गए माल की उधार दिए गए माल का जो पैसा है लौटा देगा, उसे भुगतान कर देगा। निश्चित समय पे तिथि के अंदर अगर भुगतान कर देगा तो वो क्या करता है, उसके माल को जो माल का आदेश मिला रहेगा उसे संग्रह के लिए, उसे पैकिंग के लिए हवाले दे देगा। और फिर उसके बाद सातवां क्या होता है, माल भेजना। जब पैकिंग हो जाता है तो उसको माल भेजने के लिए भी वो माल भेज दिया जाता है, विक्रेता द्वारा माल भेज दिया जाता है। आठवां होता है बीजक तैयार करना। बीजक तैयार करना क्या होता है कि पहले बीजक आप भेज दिया जाता है उनको, ताकि माल जो है आसानी से उनको मिल सके उस प्रपत्र के अनुसार से कि कौन सा माल कितना है। उसके बीजक पे सारे मूल्य उल्य लिखे रहते हैं, उसके क्वांटिटी क्वालिटी पूरी सब एक बीजक पे तैयार लिखा रहता है। फिर होता है सूचना देना। माल भेजने के बाद विक्रेता क्या करता है कि सूचना दे देता है। किसको सूचना देता है, क्रेता को सूचना देता है कि हमने आपका माल यहाँ इस स्टेशन से या फिर इस जगह से मैंने भेज दिया है, यहाँ से निकल चुका है। आप अपनी माल की सुपुर्दगी लेने के लिए आप अपनी व्यवस्था करे रहिए, ताकि आप निश्चित समय पे आप अपनी माल पा सकें। अगला क्या है, माल की सुपुर्दगी लेना। जब माल पहुंच जाता है तो एक क्रेता द्वारा अलॉटेड व्यक्ति, मतलब क्रेता द्वारा चयनित व्यक्ति उस माल की सुपुर्दगी ले लेता है, या फिर स्वयं क्रेता ही लेता है और माल की सुपुर्दगी लेता है। आप 11वां लिख सकते हैं, बीजक में भूल सुधार। अगर बीजक में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे कि उत्तर जो पूछताछ करता है, अगर क्रेता किसी माल के संदर्भ में पूछताछ करता है कि कौन सा माल कितनी रेट में मिलेगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसकी मात्रा क्या होगी, उसके किस्म क्या होंगे, तो वो जो उसके जवाब में विक्रेता क्रेता को जो जवाब देता है और उस पूछताछ पत्र के जरिए जो उसे जवाब देता है, अगर यहाँ पे बीजक जैसे मूल्य मूल्य या फिर उसकी क्वांटिटी जो भी उसको जवाब पूछताछ के तहत देता है, तो उसे क्या करता है, बीजक में मिलाता है। अगर कोई त्रुटि होती है तो उस भूल को, उस त्रुटि को सुधारने का उसके पास मौका होता है, ताकि उसे कोई समस्या न हो। 12वां आप लिख सकते हैं का विवरण। 1 मिनट, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। आप लोग अगर इसे नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बारहवां है खाता विवरण। खाता विवरण एक विक्रेता द्वारा भेजे गए माल का एक जो खाता विवरण होता है, बराबर अधिकांशतः क्रेता को भेजा जाता है, ताकि वह अपने हिसाब को मिलाता रहे, ताकि उसे कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। एक तरीके से ये उधार जो बाकी रकम होती है, जो उधार माल जो क्रय किया जाता है, उसके लिए उन्हें याद दिलाना होता है कि वो पैसे थोड़ी जल्दी मिल सके। इसीलिए ये खाता विवरण तैयार किया जाता है और उन्हें बार बार निश्चित अवधि के बाद ये खाता विवरण क्रेता को प्रेषित भी किए जाते हैं। अगला है 13वां, मूल्य का भुगतान। मूल्य का भुगतान
जब क्रेता की अवधि समाप्त हो जाती है, क्रेता जिस अवधि तक मांगते विक्रेता से बोलता है कि मैं इस अवधि के अंतर्गत आपका उधार क्रय किए गए माल का सारा पेमेंट कर दूंगा, तो वो मूल्य का भुगतान कर सकता है। और उसके पहले भी कर सकता है। उसके पहले अगर करता है तो बेहतर करता है, और उसके पहले अगर करता है तो अच्छा ही होता है, उसके लिए उसकी गुडविल और अच्छी क्रिएट होती है। तो मूल्य का भुगतान, तो मूल्य भुगतान वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चेक, हुंडी, कैश, किसी भी तरीके से मनी ट्रांसफ़र इत्यादि, नेट बैंकिंग, जितनी भी सुविधाएं होती है उस तरीके से वो मूल्य का भुगतान कर सकता है। और फिर अगला होता है 14वां, भुगतान की रसीद। भुगतान की रसीद, भुगतान की रसीद जो होती है कि विक्रेता द्वारा जारी की जाती है। जब सारा पेमेंट विक्रेता पा जाता है, सारा भुगतान विक्रेता हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो विक्रेता का एक कर्तव्य बनता है कि उसकी सारी रकम की एक रसीद बना के दी जाए कि क्रेता द्वारा उपयुक्त समय पे या फिर इस तिथि पे सारा धनराशि भुगतान किया जा चुका है। तो इसके लिए भुगतान की एक रसीद बनाई जाती है जो कि विक्रेता तैयार करता है क्रेता के लिए। आगे देखते हैं। व्यापारिक सौदे की गतिविधियां बताने के बाद ये टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन इसके आगे की एक टॉपिक है कि रेल मार्ग द्वारा माल भेजने की विधि क्या होती है। रेल द्वारा माल भेजने की विधि, ये एक मुख्य टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। ये रेल द्वारा माल भेजने की विधि क्या होती है। एक क्रेता जब कभी माल खरीदता है तो उसे अपने स्थान तक ले जाने के लिए, अपने दुकान तक ले जाने के लिए, अपने गोदाम तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का वो इस्तेमाल करता है, जिसमें सड़क परिवहन भी हो सकता है, वायु परिवहन भी हो सकता है और रेल परिवहन भी हो सकता है। तो ऐसे कई परिवहन हो सकते हैं जो माल द्वारा जिससे क्रेता क्या करता है, माल अपने दुकान तक, गोदाम तक या फिर अपने जहाँ से वो माल सेल करता है वहाँ तक लेकर जाता है। तो यहाँ पे अगर रेल द्वारा, तो इम्पॉर्टेंट है रेल द्वारा माल भेजने की विधि। तो रेल, अगर वो किसी रेल के माध्यम से, मतलब कि ट्रेन के माध्यम से अगर माल ले जाता है तो उसके लिए उसे दो ऑप्शन मिलते हैं कि वो किस गाड़ी से माल लेकर जाएगा, मतलब कौन सी ट्रेन से माल लेकर जाएगा। वो सवारी गाड़ी चॉइस करता है, उसकी दो चॉइस मिलेंगी, आपको विकल्प मिलेंगे कि वो सवारी गाड़ी से माल ले जाना पसंद करेगा या फिर मालगाड़ी से माल ले जाना पसंद करेगा। तो दो चॉइस क्या होती है, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी। इसमें भी दो तरीके के अर्थ होते हैं कि सवारी गाड़ी से वो माल ले जा सकता है जिसकी उपयुक्तता कम हो, मतलब जिसका जो टूटने फूटने वाली चीज़ हो, जिसकी खराब होने की संभावना अधिक हो, जल्दी हो, शीघ्र हो, तो वो सवारी गाड़ी की चॉइस करता है। सवारी गाड़ी की जो भाड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक होते हैं मालगाड़ी की अपेक्षा। और मालगाड़ी से वो वस्तु ट्रांसपोर्ट की जाती है जिसकी वैल्यू कम हो, जिसका मूल्य कम हो, जिसका मात्रा अधिक हो और जिसे मतलब कि नष्ट ना हो, मतलब कि जल्दी वो खराब ना हो, टूटने फूटने वाली चीज़ ना हो। और तो उसे क्या किया जा सकता है, उसे मालगाड़ी से भेजा सकता है। लेकिन सवारी गाड़ी से आप जैसे कि जल्दी कोई चीज़ पहुंचानी है, आपको ज़्यादा जल्दी पहुंचानी है, कोई अच्छी चीज़ जो नष्ट हो जाएगी 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खराब हो जानी है, तो ऐसी चीज़ों को हम सवारी गाड़ी से माल ट्रांसपोर्ट करते हैं। अन्यथा के रूप में हम मालगाड़ी का यूज करते हैं। तो सवारी गाड़ी से अगर आप देख सकते हैं तो हम लोग सब्जी भी भेज सकते हैं, क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्द से जल्द खराब होने की संभावनाएं बनी रहती है। या फिर दूध हो सकता है, मिल्क भी एक तरीके से जल्दी खराब होने की चीज़ें होती हैं। इसीलिए
सवारी गाड़ी का उपयोग किया जा सकता है। न्यूज़पेपर भी सवारी गाड़ी की सहायता से भेजा जा सकता है, क्योंकि उसकी एक तिथि होती है और उस तिथि को पहुंचना उसके लिए जरूरी होता है, तो इसीलिए सवारी गाड़ी का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मालगाड़ी के लिए ऐसी कोई चीज़ न हो कि जो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो खराब जल्दी मतलब शीघ्र उसकी आवश्यकता नहीं है, चाहे जब उसे पहुंचाया जा सके। तो मालगाड़ी के लिए आप जैसे जब बोल सकते हैं कोयला है, या फिर कोई ऐसा भी कोई उपयुक्त सामान है, जो वस्तु है जो मालगाड़ी के लिए उपयुक्त हो, तो उसे मालगाड़ी का ट्रांसपोर्ट लगाया जाता है। तो आइए समझते हैं कि इसकी सबसे पहले समझेंगे कि सवारी गाड़ी से क्या आशय है। तो आइए देखते हैं सवारी गाड़ी में क्या विधियां हो सकती है। माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु पहुंचाने में क्या कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। आइए सवारी गाड़ी के लिए सबसे पहले आपको एक रसीद मिलेगी, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें फॉर्म में ये लिखा, आपका पूरा नाम लिखा होगा, आपका पता लिखा होगा, किस स्थान से गाड़ी जाने वाली है, किस स्टेशन से गाड़ी जाएगी, आपका माल किस स्टेशन से जाएगा, कौन से स्टेशन पे वो जाके माल उतरेगी, किसको सुपुर्दगी देना है, किसको क्या करना है, तमाम सी चीज़ें इसमें सवारी गाड़ी में लिखी होती है। और जो इसमें फॉर्म भरा जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग फॉरवर्डिंग नोट। एक मिनट। फॉरवर्डिंग नोट, इसमें माल की वस्तु का नाम, वस्तु का किस्म, वस्तु की तौल, अधिकांशतः सवारी गाड़ी पे तौल के आधार पे वस्तु ले जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता है। तो वस्तु के किस्म कौन सा है, वस्तु कौन सी टूटने फूटने वाली, वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, रेलवे लेगी या फिर स्वयं क्रेता लेगा, मतलब कि स्वयं मालिक इसका लेगा, कौन लेगा, इसकी एक पूरी जानकारी किस में रहती है, फॉरवर्डिंग नोट में रहती है। तो ये है इम्पॉर्टेंट कि आपको सवारी गाड़ी के बारे में जानना होगा कि इसमें कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से लिखी जाती हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा जाता है कि माल का वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, क्रेता का पता, तीसरा वस्तु किस स्टेशन से जाएगी, चौथा वस्तु की सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, रेलवे का या फिर मालिक का स्वयं। पांचवा, पहला हो गया वस्तु का नाम, क्रेता का नाम, वस्तु किस स्टेशन पे जाएगी, वस्तु की सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, वस्तु की सुपुर्दगी किस स्टेशन पे होनी है, स्टेशन पर होनी है। ये मुख्य चीजें हैं, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। वस्तु का नाम, क्रेता का नाम, क्रेता का पता, वस्तु किस स्टेशन से जाएगी, और वस्तु की सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा, रेलवे लेगी या फिर स्वयं क्रेता लेगा। मतलब जो खरीदार होता है, जो क्रेता होता है, जो वस्तु की सुपुर्दगी लेता है, या फिर विक्रेता, जो भी इसमें से, तो इसकी दायित्व कौन लेगा, ये
इसमें इस फॉर्म में इस नोट में पूर्ण रूप से लिखा जाएगा। और चौथा है, पांचवा है वस्तु की सुपुर्दगी किस स्टेशन पर होनी है, कि एक स्थान से वस्तु तो चल दी है, एक स्टेशन से वस्तु चल चुकी है, लेकिन दूसरे स्टेशन पर वो कौन सी वस्तु की दूसरे स्टेशन किस स्टेशन पे वस्तु की सुपुर्दगी होनी है, इसका भी विवरण किस में रहता है, फॉरवर्डिंग नोट में लिखा रहता है। तो आइए देखते हैं फॉरवर्डिंग नोट। अब आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मालगाड़ी। और इसमें हाँ एक चीज है सवारी गाड़ी में कि इसमें वस्तु का भार भी लिखा होता है कि कितना भार है उसका, कितना वजन है उसका, ताकि उसी हिसाब से उसके फ्रेट जो भाड़ा है वो तय किया जाता है। तो वस्तु का भार भी सवारी गाड़ी के फॉरवर्डिंग नोट जो जारी की जाती है उसमें लिखा होना चाहिए। आइए देखते हैं मालगाड़ी कि मालगाड़ी से कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। मालगाड़ी को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट, प्रेषण पत्र। मालगाड़ी को नहीं बोलते हैं, मालगाड़ी से जब माल भेजते हैं तो हम लोग को एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रेषण पत्र। इंग्लिश में से बोलते हैं कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पेपर, ये होता है। इंग्लिश में इसका नाम होता है कंसाइनमेंट पेपर, प्रेषण पत्र। तो इसमें कौन कौन सी बातें उल्लेख होती है इसके लिए आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। इसमें भी कुछ ऐसे ही सवारी गाड़ी की तरह मिलता जुलता रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो पहले इसमें क्या होगा कि इसमें होगा वस्तु का नाम, क्रेता का पता व नाम, तीसरा वस्तु किस स्टेशन से जानी है, चौथा वस्तु किस स्टेशन, वस्तु का किस स्टेशन पर सुपुर्दगी होगा, वस्तु का नाम, वस्तु क्रेता का पता व नाम, वस्तु किस स्टेशन पर जानी है, वस्तु का सुपुर्दगी किस स्टेशन पर होना है, ये इसमें लिखा होगा। और पांचवा होगा आपका माल का भाड़ा कितना है, वस्तु का भाड़ा, वस्तु का भाड़ा ये कितना भाड़ा है, कि वस्तु सबसे पहले वस्तु का नाम होगा, क्रेता का नाम व पता होगा, वस्तु किस स्टेशन पर जानी है ये भी लिखा होगा, वस्तु किस स्टेशन पे से कौन सुपुर्द लेगा उसका ये भी इस पे एक विवरण लिखी होगी। और दूसरा अगला लास्ट होता क्या कि वस्तु का भाड़ा, वस्तु पे कितना भाड़ा रेलवे चार्ज करती है, ट्रांसपोर्ट चार्ज करती है, तो वो क्या होगा इस कंसाइनमेंट पेपर मतलब प्रेषण पत्र में उल्लिखित होगा, तब जाके इसकी विधियां पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। तो ये क्या हुआ, ये टॉपिक कुछ हद तक हमने क्लियर किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। इसे मिटा देते हैं हम लोग। फिर एक आता है जोखिम पत्र भरना। हमने बार बार अभी आपको इसमें बताया कि इसकी जोखिम कौन लेगा, तो जोखिम पत्र भी आपको भरना पड़ता है। जोखिम पत्र जिसको हम लोग रिस्क नोट कहते हैं।
जब हम लोग रेलवे द्वारा माल भेजने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग कंसाइनमेंट पेपर का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब मालगाड़ी से हम लोग माल ले जाते हैं, सवारी गाड़ी से तब लेकर जाते हैं। तो हम लोग कौन सा पेपर यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं तो हम सवारी गाड़ी से जब जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? तो फॉरवर्डिंग नोट का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्डिंग नोट की फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन साथ में हम लोगों को अब क्या करना होता है? जोखिम पत्र भरना पड़ता है, रिस्क नोट। कि रिस्क कौन लेगा? रिस्क क्रेता लेगा कि रिस्क कौन लेगा? रेलवे लेगी। रेलवे, दो ऑप्शन मिलते हैं उसको कि रेलवे रिस्क उठाएगी या फिर क्रेता रिस्क उठाएगी। अगर क्रेता रिस्क उठाता है तो माल की जो वस्तु पे जो चार्ज होंगे, जो फ्रेट होंगे, वो क्या होगा? कम होगा। और अगर रेलवे अपने रिस्क पे माल पहुंचाती है तो वस्तु का जो फ्रेट होगा, जो भाड़ा होगा, अत्यधिक होगा। अत्यधिक क्या? उसकी अपेक्षा अधिक ही होगा, क्योंकि रेलवे क्या करता है? अपने रिस्क पे माल लेकर जाता है। और वस्तु रास्ते में अगर किसी भी प्रकार की वस्तु को क्षति पहुंचती है तो रेलवे क्या करता है? उसकी क्षतिपूर्ति करती है। इसीलिए अगर जब रेलवे अपने रिस्क पे माल लेकर जाती है तो रेलवे क्षतिपूर्ति करेगी अगर वस्तु की क्षति होती है तो। अगर क्रेता अपनी क्षति पे लेकर जाता है, अपने रिस्क पे लेकर जाता है, अपने रिस्क पे लेकर जाता है, तो किसी भी प्रकार का दायित्व रेलवे का नहीं बनता। तो यहाँ पे जोखिम पत्र भी भरना पड़ेगा, जिसको हम लोग रिस्क नोट भी बोलते हैं। तो जिसमें ये पूछा जाता है कि रेलवे की रिस्क पे जाएगा या फिर क्रेता की रिस्क पे जाएगा, किसके रिस्क पे जाएगा। तो जिसके रिस्क पे जाएगा उसको उस पेपर पे साइन करना होगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा, उस पर अपना साइन करना होगा। उस पर रेलवे का एक मुहर भी लगेगा, सिग्नेचर भी लगेगा रेलवे अधिकारी का। तो आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जोखिम पत्र, रिस्क नोट समझ में आया होगा। अब रेलवे रसीद। रेलवे द्वारा माल भेजने की अगली विधि क्या होती है? रेलवे रसीद। रेलवे रसीद क्या होता है कि एक रेलवे के कर्मचारी द्वारा क्या किया जाता है? एक रसीद जारी की जाती है, जिसे हम लोग माल की बिल्टी के रूप में जानते हैं कि उसकी बिल्टी मिल गई है हमको। तो ये एक रसीद जो होता है इस बात का प्रमाण होता है कि हाँ, रेलवे द्वारा माल जारी किया गया है और रेलवे के इन नियम, शर्तों, कानूनों, नियमों के आधार पे इस रेलवे क्या करता है? उसके माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तत्पर होता है। तो रेलवे एक रसीद जारी करता है, जिसको माल की बिल्टी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि। अब अगली एक टॉपिक है कि अगर रेलवे द्वारा जो रसीद दी जाती है, अगर वो खो जाए, वो माल की बिल्टी अगर खो जाए, तो क्या किया जाए कि वो माल हम लोगों को मिले, तो वो वस्तु हम लोगों को मिले। अगर रेलवे द्वारा, तो आइए देखते हैं, रेलवे द्वारा दी गई वस्तु की रसीद खो जाने पर क्या होता है? तो ये देखता है। तो रेलवे द्वारा जब कोई जो रसीद जारी की जाती है, अगर वो रसीद खो जाती है या फिर नहीं मिलती है या फिर किसी कारणवश से नष्ट हो जाती है, तो क्या किया जाता है कि उस माल की सुपुर्दगी लेने में समस्या उत्पन्न होती है। तो जब समस्या उत्पन्न होती है तो क्रेता क्या करता है? रेलवे कर्मचारी से मिलता है। तो रेलवे कर्मचारी उससे एक अनुबंध पेपर पे साइन करवाता है, उससे एक अनुबंध करवाता है कि मतलब आप जो माल लेकर जा रहे हैं, आप जो वस्तु की सुपुर्दगी लेकर जा रहे हैं, उसके वास्तविक स्वामी आप ही हैं। इस बात के, इस नियम और शर्तों पर वो उसे माल तो देता है, वस्तु दे देता है, अगर वह पूर्णतः उससे, वो रेलवे कर्मचारी वस्तु के स्वामी से पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है और उस अनुबंध पेपर से लिखित रूप में उसे एक दस्तावेज के रूप में अगर ले ले, तो वो वस्तु रेलवे क्या करती है? उस वस्तु की सुपुर्दगी कर देती है।
रेलवे की रसीद खो जाने पर भी। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। देसी व्यापार का पहला चैप्टर जो था वो यहीं पे ही ख़त्म हुआ। अब अगला, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज मैंने जो आज और पिछले वीडियो में मैंने जो भी समझाया था आप लोगों को समझ में आया होगा। देसी व्यापार के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने समझाया था। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे देसी व्यापार व व्यापारिक प्रलेख। व्यापारिक प्रलेख क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी दीजिए कि किस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से और कर सकते हैं। तो अगर इसके पहले का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया होगा, आप वहां से जाके इसके पहले का वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।